हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटी एकेडमी में। अब हम देखेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कांस्टेंट क्या है, कब यूज होना होता है, ये देखेंगे ना। नेमिंग रूल्स सीखेंगे, नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले होंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो, सबसे पहला टॉपिक होगा वेरिएबल क्या है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल एक मेमोरी नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि वेरिएबल एक हमारा क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे हम उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं ना। वेरिएबल एग्जांपल देखा जाए तो ये होता है हमारा, जैसे इंट एज इक्वल टू 25, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। अगर आपको प्रोग्राम में दिखाऊं, जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट एज इक्वल टू 25 सेमी कॉलन, तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक वेरिएबल बना हुआ है हमारा ना। अब इस वेरिएबल में सब एक अलग अलग से अगर इसको देखें कि इंट क्या है, मेन एज क्या है, ये सारे अलग अलग हैं। देखो, वेरिएबल ऐसे ही नहीं बन जाता, वो बहुत सारी चीजों से मिल के वेरिएबल बनता है। क्या क्या किससे किससे मिल के बनता है? जैसे इंट इंट क्या है हमारा, डेटा टाइप है, डेटा टाइप आता है इसमें। उसके बाद एज क्या है, यही है वेरिएबल नेम ना, ना कि ये वेरिएबल नहीं, ये है वेरिएबल नेम। उसके बाद 22 क्या है, ये है हमारी वैल्यू। ओके दोस्तों, ये है हमारी वैल्यू। मतलब हमें डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू यूज सबको, मतलब तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा वेरिएबल बनाते हैं। अगर हम सिंपल वे मेमोरी समझे, तो सिंपल वे मेमोरी अगर तुम समझो कि देखो, मैंने बताया कि मेमोरी लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन के अंदर हम ये स्टोर करते हैं डेटा को। किस तरीके से? सिंपल वे समझो कि एज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया 25, यही हमारी मेमोरी में स्टोर होने वाला है, ना कि इंट स्टोर होने वाला है, क्योंकि ये एक टाइप है। टाइप में हम बता रहे हैं इन टाइप के मेमोरी में या लोकेशन पे आपको क्या स्टोर करा देना है, एज इक्वल टू 25। मतलब कि वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू भी स्टोर होगी, लेकिन उसका टाइप नहीं स्टोर होगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे से। इससे पहले हम लोग देख लेंगे वेरिएबल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट। अब होप आप समझ गए होंगे वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम पे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये पूरा पूरा वेरिएबल है हमारा। इन डेटा टाइप एज वेरिएबल नेम है और 25 हमारा वैल्यू है। सिंपल वे में मैंने समझा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखेंगे वेरिएबल। अगर तुम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर तुम्हें समझाएं वेरिएबल को, चलो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैंने ये प्रोग्राम बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझो थोड़ा सा। जैसे मैंने ये वेरिएबल लिख दिया, अब इसका आउटपुट लेना चाहो ना, कि आउटपुट में देखे कैसे चलता है। जैसे मैंने ये इंट एज इक्वल टू 25 लिख दिया। अब एग्जीक्यूट जाके रन एंड कंपाइल करता हूँ, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है, इम्पटी आया है, बिकॉज प्रोग्राम सही है हमारा। मतलब एग्जीक्यूशन जीरो है, वार्निंग एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है, बट इसके अंदर एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? मिसिंग है आउटपुट वेरिएबल या आउटपुट स्टेटमेंट कहो आप लोग। आउटपुट स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पे, तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा। जब इंट की बात हो रही होगी, जब हमारा स्टेटमेंट, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी
स्टेटमेंट लिखा जा रहा होगा वो अगर इंट में है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे $d का ना। इंट के अगर हमें वैल्यू लेनी होगी तो यहाँ पे $d का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एज वेरिएबल नेम AGE एज सेमीकोलन। मतलब मैंने क्या किया कि अगर हमें एज को प्रिंट कराना है तो सबसे पहले उसका यहाँ पे हमें ये भी बताना होगा कि ये किस टाइप का डेटा है। तो हम %d का यूज करेंगे किस केस में, इंटीजर के केस में। इंटीजर के केस में हम %d का यूज करेंगे। देन यहाँ पे एज पास करेंगे, एज पास करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को सेव कर दो, एग्जीक्यूशन पे जाते हैं, एग्जीक्यूट पे कंपाइल एंड रन करेंगे। कंपाइल एंड रन करने के बाद ये आ रहा है, कह रहा है हाँ फंक्शन इंट मेन प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है लेकिन हमारे पास जो प्रिंट डिफाइंड है वो क्या है, एफ है, प्रिंट एफ है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। अब आया 0, यहाँ पे आया हमारे पास 25। ये हमारा एकदम सिंपल वे में एग्जांपल है कि वेरिएबल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब बहुत सारे वेरिएबल होंगे, अगर यहाँ पे कैर यूज किया जाएगा तो यहाँ पे सी यूज होगा, इंटीजर में डी यूज होगा, कैर में डी सी यूज होगा, ऐसे ही सब में अलग अलग यूज होगा। अगर डेसिमल वैल्यू होगी, फ्लोट वैल्यू होगी तो उसके लिए एफ यूज किया जाएगा। ओके, ऐसे इस तरीके से यूज किया जाएगा। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि चलो अब हमने एक दूसरा क्या मैंने बताया था कि ये तो वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया, उसको आउटपुट लेना हो गया। और इसी के बाद एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही थी कि डेटा स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि ये प्रोग्राम बन गया है, अगर हम चाहें इसके अंदर इसकी वैल्यू बदल दें, भाई साहब इसकी वैल्यू ही बदल दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको ये समझ में क्लियर आ जाए कि वैल्यू चेंज, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, एग्जीक्यूशन टाइम मतलब प्रोग्राम अगर ये बन गया है उसके बाद फिर हमें अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना हुआ तो हमें क्या करना है, देखो ये किसी भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो हम ओल्ड वाला, अगर हमें डेटा लेना है, मतलब इंट बनाया मैंने, अगर हम चाहते हैं 25 ना कि कोई अदर जो हम चेंज कर रहे हैं वो आए, तो उसके लिए हम लोगों को आउटपुट वेरिएबल के मतलब आउटपुट स्टेटमेंट से पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ओल्ड वैल्यू भी प्रिंट करानी है, जो हमने एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज की है वो भी प्रिंट करानी है, तो हम आउटपुट के बाद वो चीज़ लिखेंगे। मतलब ऐसे हमने क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पे पहला प्रोग्राम बना के ये समझ लिया कि वेरिएबल बनता कैसे, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये समझ लिया हमने। उसके बाद हमने आउटपुट भी देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। वैल्यू को चेंज करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज, वैल्यू को वेरिएबल नेम को दोबारा डिक्लेयर करके 30 लिख दिया। अब यहाँ पे printf यूज करके %d, यहाँ भी %d ही आएगा क्योंकि एज जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वो इंट में है, और इंट में चाहे जितनी बार डिक्लेयर करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंट में एज डिक्लेयर है और उस तो हम उसे मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे एज लिखा, सेमीकोलन, कंट्रोल यस करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे प्रिंटफ लगाना भूल जाता हूँ मैं बार बार। अब यहाँ पे आ रहा है 25 एंड 30। अब ये दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है 25 30 एक साथ में लिख के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है। लाइन ब्रेक करना है तो हमें 20 के बाद ब्रेक करना है, 25 के बाद लाइन ब्रेक करना है। 25 किस में आ रहा है, इस वाले आउटपुट में आ रहा है, तो यहाँ पे %d के बाद हम \n लगाएंगे ना, \n लगाएंगे, सेव करेंगे।
देन हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। अब हमारा 25 और 30 अलग अलग आ रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। देखो हुआ क्या यहाँ पे, ये हमने एक बार वेरिएबल बना दिया, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, हमने वेरिएबल बना दिया। अब अगर हमें उसका आउटपुट लेना है तो यहीं पे हमने आउटपुट ले लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो अपडेट होके आउटपुट आए और पुराना वाला आउटपुट ना आए, तो हमें इसकी नीड नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 और 30 लिखे हैं, सेव करते हैं, द सेव करके अच्छा इसको बंद कर देते हैं, दोबारा से कंपाइल एंड रन करेंगे तो अब जाकर 30 आया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं साथ साथ में पुराना भी आउटपुट आ जाए, तो हमें पुराने वाले का भी आउटपुट लेना पड़ेगा। मतलब जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं उससे पहले हमें आउटपुट लेना होगा। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन चेंज वेरिएबल का नाम मतलब चेंज डेटा देंगे, उसके बाद हम आउटपुट लेंगे। अब देखो यहाँ पे अब जो आउटपुट आएगा, कंपाइल एंड रन करेंगे, अब आएगा 25 एंड 30। 25 ओल्ड डेटा है जो रन टाइम जो एक बार डिक्लेयर कर दिया गया था। 30 क्या है हमारा रनिंग टाइम अपडेट डेटा है। हो भाई अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो वेरिएबल का यूज क्यों यूज करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वेरिएबल का यूज ही क्यों करना है ना। वेरिएबल जो हम बना रहे हैं जरूरी है क्या यूज करना? हाँ, हाँ हमें यूज करना है। सपोज दैट कि अब देखो वेरिएबल का क्यों यूज किया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं कि सपोज करो कि हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। सपोज हम स्टूडेंट का डेटा सेव करना चाहते हैं। कैसे सेव करना चाहते हैं, मैं इस प्रोग्राम को हटा देता हूँ अभी के लिए। और अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का डेटा सेव करना है। तो डेटा सेव करने के लिए ये पूरी लाइन हटा दिया मैंने, वेल एंड गुड है। एज है, चलो इसको रहने देता हूँ। अब मैं एक फ्लोट डेटा टाइप ले लेता हूँ। अभी भी डेटा टाइप हम पढ़ाएंगे अच्छे से, चिंता नहीं करना है आपको। फ्लोट MARKS मार्क्स इक्वल टू, मैंने कहा आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 8.5 ना, इतने परसेंट आपको मिले हैं। फिर मैंने किसको मिले हैं, उस ग्रेड क्या था, कौन से ग्रेड से पास हुए हैं, तो मैंने कैर GRADE ग्रेड इक्वल टू सिंगल यूनिट कॉमा में कैपिटल लेटर ए लिख दिया। इट मीन्स कि हमने क्या किया, एज बता दी, मार्क्स बता दिया उसका कितना है, और उसका ग्रेड बता दिया है। अब ये क्या किया हमने, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अभी बताता हूँ क्यों यूज करना है वो समझो। अब हमने जब एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया, अब हम प्रोग्राम में इन वैल्यूज को, अब इस प्रोग्राम में मतलब इस पूरे प्रोग्राम में इन वैल्यू को बार बार यूज कर सकते हैं ना। कितनी बार भी यूज करना चाहें तो हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार यूज करना चाहें तो 1000 बार भी यूज किया जा सकता है, विदाउट एनी एक्सक्यूज या कोई रीजन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो अगर इसका आउटपुट लेना चाहें तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ डबल इनवर्ट कॉमा %d बैकस्लैश n कॉमा यहाँ पे लिखूंगा एज सेमीकोलन, उसके बाद फिर से printf ब्रैकेट डबल इनवर्ट कॉमा %d बैकस्लैश n कॉमा यहाँ पे हम लिख सकते हैं MARKS मार्क्स PRINT printf डबल इनवर्ट कॉमा %d बैकस्लैश n सेमीकोलन, उसके बाद GRADE ग्रेड। ठीक है, अब देखो मैंने सब में % डिलीट लिख दिया, चल जाएगा प्रोग्राम। चलो चला के देखते हैं एक बार। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट गया, कंपाइल एंड रन किया मैंने।
तो अब देखो ये आ गया आउटपुट, तो एक पल के लिए चलो ये आ गया। अभी जो आउटपुट आया है इसने सारे को इंटीजर में कन्वर्ट करके दिया है। ऐसा नहीं कि हम जो वैल्यू लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा था कि 25 है, चलो उसके लिए इंटीजर तो परफेक्ट आ गया। 85.5 है तो उसका उसने इंटीजर 0 बनाया है, और जो कैपिटल लेटर ए है उसको इसने इंटीजर में बताया है 65। और ये क्या होता है, ये होता है बाइनरी नंबर। अगर बाइनरी नंबर में आपको ए चाहिए होगा, कैपिटल लेटर ए अगर लिखना चाहेंगे तो वो हमारा 80 मतलब 65 जो वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। बाइनरी तो 1010 से होता है ना, लेकिन उसको कैलकुलेट करके जब हम 65 लाते हैं तो उसका आउटपुट आता है कैरेक्टर में, जो कि होता है कैपिटल लेटर ए। अगर हम यहाँ पे बाइनरी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, कभी दूसरे टाइम पे हम बात कर सकते हैं, बट इतना समझ लो कि मोटा मैं आपको ऐसे डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ कि अगर हमें जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम चीज़ें लिखते हैं कंप्यूटर में, वो पहले बाइनरी फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होता है। जैसे हम एबीसीडी कुछ भी प्रेस करते हैं वो पहले बाइनरी फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होता है, देन जाके मशीन को समझ में आता है, क्योंकि मशीन को 0 और 1 ही समझ में आता है। 0 1 का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, वो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में ही काम करता है। उसके बाद वो डिकोड होकर हमारी भाषा में आंसर देता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये आ रहा है आउटपुट 25 0 और 65, लेकिन आना क्या चाहिए था 25 80 85.5 जिन ए आना चाहिए था, बट ऐसा आ नहीं रहा है। चलो एज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ। ओके दोस्तों, यहाँ पे एफ लिखेंगे, फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं और कैरेक्टर के लिए सी लिखते हैं। सेव करेंगे, एग्जीक्यूट भी आते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे आया है 25, उसके बाद फ्लोट वैल्यू आई है जो हमारी 85.500 करके है। अब जीरो कितनी टाइम है, 2 to 4 to 6, मतलब बहुत 6 टाइम आ रहा है। बट अगर हम चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे आओ सिखा देता हूँ मैं तुम्हें। फ्लोट के आगे हमें 0.2 लिखना है, मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट शो हों। अब दोबारा से रन करेंगे प्रोग्राम को। मैं क्या करता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पे चेक भी हो जाएगा और दूसरे टाइम पे आंसर भी आ जाएगा। तो अब आया है 25 8.50 पर उसके बाद ए। ओके दोस्तों, अब अगर आपको इसके आगे कस्टम मैसेज वगैरह डालना है वो हम आगे में देख लेंगे, हाँ कि एज इक्वल टू इतना आ जाए, ये मार्क्स इतना का आ जाए, जेंडर इक्वल टू ये लिया जाए, तो वो भी हो सकता है। ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिखा देंगे ये भी। पहले आप ये समझ लो। ओके, तो ये आप ये समझ गए कि अब वेरिएबल का यूज क्यों होता है, क्योंकि हम क्या भी मैंने बताया, हाँ, इस प्रोग्राम में इन सारे वेरिएबल को हम कई बार यूज कर सकते हैं। हम आप कई बार बार यूज कर सकते हो, जहाँ भी हमें एज की जरूरत पड़ी है फ्लो, इमेज जो तो मार्क्स जरूरत पड़ी मार्क्स, जेंडर की जरूरत पड़ी जेंडर, जितनी बार चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हैं। ये होता है सिंपल वे किसका, वेरिएबल क्यों यूज करना है। ओके, क्यों यूज करना है ये एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक जो दूसरा है, वह कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब एक और अच्छी बात है कि इंटीजर वेरिएबल तो हम पढ़ लिए, लेकिन कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, इसके पहले वाले प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम बना रहे थे उसके बाद हम दोबारा से एज असाइन कर दे रहे थे तो वो चल जा रहा था, बट ऐसा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे उसे, मतलब एक बार हमने जिस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करा दिया तो फिर वो वही स्टोर रहे, बार बार वो चेंज मतलब बार बार उसको चेंज ना किया जा सके।
उसके लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से देखो कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं CONST, कॉन्स्ट, इतना लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा डेटा टाइप है, कॉन्स्ट मतलब हमने कॉन्स्ट लगा दिया है इसके आगे। अब उसके आगे हम लगाएंगे इंट डेज इक्वल टू 7। जैसे अब देखो ये कब लगाते हैं कॉन्स्ट, ऐसी टाइम पे लगाते हैं जब जो चीज टेक्निकली सही हो। जैसे एक वीक 7 दिन का होता है, हाँ ना, मतलब संडे से लेके सैटरडे तक काउंट कर 7 दिन का होता है, वेल एंड गुड। यहाँ डेज के वैल्यू के बाद में चेंज करना अलाउड नहीं है। अब डेज की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करना अलाउड नहीं है भैया, कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते तो 7 ही दिन होने चाहिए, 10 कैसे हो जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे 10 लिखोगे एरर आएगा, तुरंत के तुरंत एरर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देगा, कहेगा नहीं 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 एरर आऊंगा मैं। समझ गए बात को, प्रोग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। लेकिन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पहले समझ ले कि वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट क्या है। सिंपल डिफरेंशियल में डिफरेंशिएट करते हैं इसको अगर, तो एक तरफ मैंने वेरिएबल रखा है, दूसरी तरफ हमने कांस्टेंट रखा है। वैल्यू कैन चेंज, मतलब हम ऐसे 20 से 25 30 कर सकते हैं, बट वैल्यू शुड नॉट चेंज, बिकॉज डे एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब 7 से 10 नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमारा ये नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे समझ गए। अब हम एक चीज़ और बताते हैं, कौन सा अगर प्रोग्राम देखते हैं, देखो यहाँ पे सी में कॉन्स्ट वेरिएबल बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। आप ये अच्छे समझ गए होंगे कि अभी तक हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे। लाइक अगर हमें लिखना है एक इंट डे इक्वल टू 7, तो उसके पहले हम कॉन्स्ट लगा देंगे। अब मैं अगर आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊं, इस प्रोग्राम को हटा देते हैं क्योंकि अभी मेन प्रोग्रामिंग पे नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट DAYS डेज इक्वल टू 7, ठीक है, प्रिंट एफ डबल ब्रैकेट डबल एड कॉमा %d कॉमा DAYS डेज। अब इंटर ने सेव करके कंपाइल एंड रन करता हूँ तो कोई रन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इसके पहले डे 7 के पहले यहाँ पे मतलब प्रिंट आउटपुट के बाद अगर मैं यहाँ पे डे 10 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो भी प्रोग्राम चल जाएगा। चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम सही है ना। यहाँ पे ये नहीं चेक हो रहा है कि वो वेरिएबल की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। भाई बार बार मत चेंज करो, ऐसा नहीं कि आज 2 रुपये मिले थे तो कल 10 रुपये मिलेंगे, नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला हमें। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इंट के पहले, मतलब इंट से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे CONST, कॉन्स्ट। अब अगर सेव करके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब ये डायरेक्ट यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे लिख रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल डेज ना। इसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, अगेन अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो 0 एरर, अब आया 7। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमने अगर कोई वेरिएबल ऐसा बना दिया है कि हम चाहते हैं उसका डेटा ना चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा टाइप के आगे कॉन्स्ट लगा देंगे, अब वो कभी डेटा चेंज ही नहीं होगा। ओके दोस्तों, होप आप ये समझ गए होंगे, बाई प्रैक्टिकल भी आप ये समझ गए होंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डिक्लेरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चलो वेरिएबल बना दिए, कांस्टेंट बना दिए, ठीक है, लेकिन इन सबको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन होता क्या है।
डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन के टाइप क्या है, डिक्लेरेशन क्यों यूज क्यों होता है ना। डिक्लेरेशन का मतलब है कंपाइलर को बताना कि वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और उसका डेटा टाइप क्या है। मतलब हमें डिक्लेरेशन, जब हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो हम बस इतना बताते हैं कि उसका वेरिएबल कि ये वाले वेरिएबल एग्जिस्ट करता है भाई, और इसका ये डेटा टाइप है। इसके बाद आप इसमें जो डेटा भेजना चाहो वो भेज सकते हो। लाइक अगर एग्जांपल के थ्रू समझो कि मैंने क्या किया, एक इंट लिया, एज दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, हमने डिक्लेयर किया है किसको, एज को। अभी एक एरर भी आई थी कि ये चीज़ नहीं डिक्लेयर है, तो वो कैसे होता है, इसके थ्रू होता है। तो मतलब इतना ही लिखना होता है मैं यहाँ पे, बस ये डिक्लेयर हो गया। मैंने क्या किया, इंट एज इक्वल टू इंट एज इक्वल टू 0 नहीं, ओनली सेमी कॉलन, तो ये डायरेक्ट के डायरेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पर भी थोड़े से अलग चीज होते हैं। अब तो यहाँ पे देखो, चलो एक वेरिएबल था डिक्लेयर हो गया, लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल वेरिएबल हुए तो डिक्लेयर करने में कोई तब कैसे होगा। तो भी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एक और अच्छा सा वे होता है जिसको हम एक बार क्या करते हैं, देखो एक बार हम क्या करते हैं कि हम इंट सबसे पहले डेटा टाइप लगाते हैं, उसके आगे सारे वेरिएबल नेम कॉमा कॉमा करके लगा देते हैं, तो एक ही बार में ये डिक्लेयर हो जाता है। क्या होता है, डिक्लेयर हो जाता है। अभी प्रोग्राम में समझाएंगे, अभी प्रोग्राम समझाऊंगा कैसे होता है ना। देन हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन, कि चलो डिक्लेयर कर दिए, समझ गए डिक्लेयर कैसे किया जाता है। मल्टी डिक्लेरेशन भी समझ गए हैं कि एक वेरिएबल एक डेटा टाइप ले लो, उसी में सब डिक्लेयर कर दो। बट हाँ, कभी कभी ये होगा कि मान लो ऐसा हो रहा है कि भाई इन अगर हमने डिक्लेयर इंट किया है ना, इंट को एक बार डिक्लेयर कर दिया है कि अब उसी के अंदर सारी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो हमें इंट के लिए भी अलग से डिक्लेयर करना होगा, और फ्लोट के लिए भी, मतलब जितने भी टाइप होंगे सबके लिए अलग अलग डिक्लेरेशन की नीड पड़ेगी। उसके बाद फिर आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता क्या है, कब यूज किया जाता है, और समझते हैं इसको भी। वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त उसके इनिशियल वैल्यू देना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। मतलब कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी जो सबसे पहले वैल्यू दी है वही ही इनिशियलाइजेशन होता है। बहुत ध्यान से ये बात याद रखना कि वही इनिशियलाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता है ना। अब अगर मैं तुम्हें बार एग्जांपल दिखाऊं तो ये है इंट एज इक्वल टू 25, यही हमारा इनिशियलाइजेशन है। ये क्या है, डिक्लेयर कर दिया गया है, इंट एज डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इक्वल टू जब लगा के उसकी वैल्यू दे दी जाती है तो वो इनिशियलाइज कर दी जाती है कि हाँ यही चीज है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं तो इस तरीके से समझो कि इंट एक हमारा क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद एज, एज क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, ओके। एज हमारा एक वेरिएबल है। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, इक्वल टू सिगमेंट, सॉरी असाइनमेंट। असाइनमेंट है ये हमारा इक्वल, जैसे तो आप लोग को पता हो, नहीं पता तो अच्छी बात है, असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं, तो ये वहाँ पे आ गया हमारा इक्वल असाइनमेंट में। और इंट क्या है, 25 क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई। उसके बाद हाँ बस इतना ही है, इतना हमारा है कि इनिशियलाइज करते समय क्या क्या नीड पड़ेगी, इंट वेरिएबल मतलब डेटा टाइप बताना होगा, उसका वेरिएबल नेम बताना होगा, देन उसका सेगमेंट असाइनमेंट बताना होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर देंगे। यही है हमारा मेन काम, ओके। देन हम देखेंगे डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन। अब अगर हमने डिक्लेरेशन कर दिया है तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा कैसे।
आओ बाय प्रोग्राम में बताता हूँ आपको। मैंने कहा इंट एज इक्वल सेमीकोलन, तो ये हमारा क्या हुआ है, डिक्लेयर हो गया है। ये अभी तक हमारी वैल्यू डिक्लेयर हुई है, एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ नहीं आ रहा है। अब अगर कहते हो सर आपने प्रिंट एफ नहीं लगाया, चलो PRINT प्रिंट एफ डबल ब्रैकेट के अंदर डबल कॉमा के अंदर %d सेमीकोलन इज, सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तब अब यहाँ पे आ रहा है जीरो जीरो, क्योंकि इंस्टॉल किया हमने, क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है ना, और सॉरी डिक्लेयर किया है, बट उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे कंपाइल एंड रन करेंगे, तो अब आया हमारे पास 25। यही होता है मेन डिफरेंशिएट के बाद इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, तो इसी तरीके से किया जाता है। ओके, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ये डिक्लेरेशन होता क्या है, और क्या क्या था, क्या था डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों समझ गए होंगे, वेरिएबल और कॉन्स्ट भी समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम देखेंगे नेमिंग रूल क्या क्या होता है। अब देखो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, कह सकते हो, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि वेरिएबल बनाए कैसे जाते हैं, वाई राइट वे क्या होता है, रॉन्ग वे क्या होता है, और क्यों वेरिएबल बनाने की, नीड पड़ी हमें। ठीक है, वेरिएबल देखो ध्यान समझो, नेमिंग वेरिएबल्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नेमिंग रूल्स। रूल्स क्या क्या हैं, रू वेरिएबल रू वेरिएबल और कांस्टेंट के नाम रखने के कुछ रूल होते हैं, याद रखना। वेरिएबल और कांस्टेंट के रखने के कुछ नाम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी रख देंगे। ठीक है, पहला रूल ये है, नेम लेटर का या फिर नेम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नेम जो भी हम नाम मतलब वेरिएबल नेम जो भी बना रहे हैं, वो तो या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें नेम लेटर से स्टार्ट करना है और या तो फिर अंडरस्कोर से। देखो वैलिड वे क्या होता है कि इंट लिखा, एज लिखा, अंडरस्कोर एज लिखा, इंट लिख के स्टूडेंट पहला लेटर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में रखा है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट नेम। ये क्या है, हमारा बेसिक सा रूल नंबर 1 है। ओके, ये रूल नंबर 1 है। और रॉन्ग वे क्या होता है, इंट के बाद हमने अगर कोई इंटीजर वैल्यू दे दी तो वो हमारा गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा रूल देखते हैं, वेरिएबल के बीच स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे आपने लिखा अगर इनवैलिड वे देखा जाए तो मैंने लिखा यहाँ पे इंट स्टूडेंट एज, तो ये स्टूडेंट एज के बीच में स्पेस है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। करेक्ट वे क्या है, हमें इंट के बाद स्टूडेंट नो स्पेस एज का एक कैपिटल लेटर लिखना होगा, या तो इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर एज लिखना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। क्या डिक्लेयर कर नेम सॉरी नेमिंग रूल बनाते समय। उसके बाद तीसरा रूल होता है, लेटर्स नंबर्स और अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। मतलब
लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंट एज इक्वल टू 25 ऐसे भी कर सकते हो, इंट एज स्टूडेंट 1 भी कर सकते हो, या इंट स्टूडेंट 1 सॉरी इंट अंडरस्कोर 1 कर सकते हो। इनवैलिड वे ये है कि हमें एट अ टाइम इनवैलिड के बाद, इनवैलिड में जब भी इंट के बाद डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं देनी है, ना कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्कोर लगाना है। ये हमारा गलत वे माना जाएगा। ओके, अब देखते हैं सी में सी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब सी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं। जब भी हम वेरिएबल बना रहे हैं तो हम उस टाइम पे मतलब सी के रिजर्व जो कीवर्ड हैं उनको नहीं यूज कर सकते हैं। कैसे नहीं यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने लिखा इंट रिटर्न, इंट इफ, ये नहीं यूज कर सकते हो। ये चीजें आप नहीं यूज कर सकते हो कभी भी। इंट के बाद डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते कि इंट लिख देता हूँ या रिटर्न लिख देता हूँ, इफ लिख देता हूँ, ऐसे चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं। ओके, देन एक चीज और है, वो क्या है? सी इज केस सेंसिटिव। सी केस सेंसिटिव भी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा इंट एज इक्वल टू 20, और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इंट एज इक्वल टू, या फिर इसको हटा दो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, इसको हटा दिया है। यहाँ पे इंट, ऐसा देखते हैं थोड़ा सा, ये इंट एज इक्वल टू 20 है। अब मैं यहाँ पे इंट ना लगा के यहाँ पे लिखता हूँ एज इक्वल टू 30, कैपिटल केस में मैंने ए को कैपिटल कर दिया है। तो अब इंट अलग हो गया, इंट एज इक्वल टू 20 अलग हो गया, और एज इक्वल टू 30 ये अलग हो गया, क्योंकि अब ये अलग अलग हैं। नेम में क्या है, चीजें चेंज हुई हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो, प्रोग्राम आपने देखा है, एकदम वेल एंड गुड है। मैं इसको रन करता हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है। एंटर करते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे एज, ये कैपिटल लेटर ए लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। अब हम यहाँ पे रन करते हैं तो अब ये तुरंत आ गया यहाँ पे, एज वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, इस स्कोप के अंदर एज डिक्लेयर ही नहीं है, जबकि यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो ये तीनों डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं इनकी ना। जैसे ये इंट एज इक्वल टू, मतलब कैपिटल लेटर पूरा ही लिखा गया है, तो ये सबकी डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं ना, तीनों की डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। दो सेम चीज हम यूज करना चाहें कि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो नॉट डिक्लेयर आएगा। हाँ, सेम टू सेम यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ये समझ गए? अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, गुड नेमिंग प्रैक्टिस। अब मैं अगर बताऊं कि सबसे गुड वे क्या होता है नेम वगैरह डिक्लेयर करने का, जैसे देखो, इनवैलिड होता है कि तुम लिखो कंट्रो इंट एक्स, इंट ए बी सी डी, जैसे लिखा जाता होगा, ये सब थोड़े से कह सकते हो ओल्ड वर्जन है, और ये गलत तरीका होता है थोड़ा सा। एक्स मतलब एक्स का मतलब ही समझ नहीं आएगा, एक्स को लगेगा कि जैसे हमारी एक्स हो गई है। ए लिखा है तो ए का कोई मतलब ही नहीं आएगा कि ए भैया ए क्या है ये ए। तो इससे प्रोग्राम की थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बदलती है। जैसे मान लो हमें किसी की एज देनी हो गई, तो हम एज में क्या इंट इक्वल टू एज देंगे? ऐसे तो ये गलत हो गया। तो इसके लिए जो करेक्ट वे होता है कि आप मीनिंगफुल नेम लिखो। मीनिंगफुल नेम लिखने का मतलब होता है इस तरीके से करेक्ट, जैसे मैंने लिखा इंट एज, इंट स्टूडेंट काउंट, इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। इससे ना थोड़ा सा क्लियरिटी दिख रही है हमें कि हाँ नेम ये हो गया, कहाँ अगर हमें स्टूडेंट काउंट दिखाना हो गया तो ये हो गया,
नाम दिखाना है तो ये हो गया। इसलिए ये थोड़ा सा मीनिंगफुल और अट्रैक्ट मतलब मीनिंगफुल और करेक्ट वे में दिख रहा है हमें। मीनिंगफुल लग रहा है कि ऐसे नहीं लग रहा है कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो ये होता है गुड वे नेमिंग प्रैक्टिस, आप कह सकते हो। ऐसे कुछ नहीं बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुमको समझाता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान समझना। इंट इज इक्वल टू, अब देखो वेरिएबल बनाना सिखा दिया है मैंने आपको अच्छे से। करेक्ट वे क्या होता है, रॉन्ग वे क्या होता है, ये बता दिए। अब मैं उस पर एक प्रोग्राम आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या क्रिएट किया है, वेरिएबल ई वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल, चलो मल्टीपल वेरिएबल बनाते हैं। मैंने कहा इंट एज इक्वल टू यहाँ पे 25 दे दी, ठीक है। उसके बाद फ्लोट लगाता हूँ, FLOAT, फ्लोट MARKS, मार्क्स इक्वल टू 85.5। फ्लोट मार्क्स इक्वल टू मैंने लिखा है 85.5। ओके, यहीं पे मैं कॉन्स्ट भी लगाता हूँ, CONSTANT, कांस्टेंट भी लगाता हूँ यहाँ पे। क्यों लगाते हैं बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एंड PASS पास MARKS, ध्यान समझना। मैंने कहा कि देखो आपका जब भी रिजल्ट आता है तो क्या होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं फिक्स। हमारे यहाँ पे जब भी रिजल्ट आते हैं तो एक पासिंग मार्क्स होता है और एक होता है मार्क्स जो हमको मिले हैं, और एक होता है पासिंग मार्क्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पासिंग मार्क्स आपके थे 45, मतलब 45 तो आ जाना चाहिए कम से कम, तो आप पासिंग मार्क्स हो। चलो जो एक्चुअल में होता है 40 लिख देता हूँ, ये होता है, नहीं तो कहोगे सर 40 होता है। तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया कि यहाँ 40 नंबर लाओ, एटलीस्ट पास हो सकते हो आप। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि चलो ऐसा करते हैं कि अब सबका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखेंगे तो अब मैं साथ ही में आपको यहाँ पे कस्टम मतलब ऐसे दिखाऊंगा कि जैसे अभी हम लोग प्रिंट करा हुए थे तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, अब कस्टम मैसेज विथ वैल्यू आएगी, लाइक ऐसे। printf डाउनलोड कामा is सेमीकोलन %d बैकस्लैश n कॉमा is। ओके, ये हुआ। अब अगर हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर नहीं आया। और देखो ये कस्टम मैसेज के साथ आया है पूरा का पूरा, यहाँ पूरा लिख के आ रहा है 25, एज इक्वल टू 25 प्रॉपर लिख के आ रहा है। ओके, इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हम एज की जगह लिखते हैं कि ये हमारा मार्क, MARK मार्क। अब फ्लोट में है तो F लिखो ना, बहुत लंबा लिख के आएगा। तो डॉट के बाद जितना हमें डेटा चाहिए तो 0.2 लिखोगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट मिलेगा। और एज की जगह यहाँ पे लिख सकते हो आप MARKS मार्क्स सेमीकोलन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा
एक सेकेंड, PASS पास, MARKS पास मार्क क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए दिस पार्क मार्क। ओके, अब अगर आउटपुट देखोगे इसका सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, तो नेम एज आ गया, मार्क आ गया, पासिंग मार्क आ गया। ओके, अब अगर चाहते हो कि इसका रन टाइम में हमारा नेम एज भी चेंज हो जाए, एज अभी 25 है, हम 26 करना चाहते हैं, तो CHANG चेंज वे variably is equal to 26 सेमीकोलन, और यहाँ पे print printf में आप लिख सकते हो अपडेटेड एज %d \n कॉमा एज सेमीकोलन, सेव करिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन करेंगे, तो अब यहाँ पे लिख के आ रहा है अपडेटेड एज इक्वल टू 26। ठीक है, होप आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर होता कैसे है, बनाया कैसे जाता है ना, नेमिंग रूल क्या हो गए, गुड नेमिंग रूल क्या हो गए, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अब जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिससे हम आपके जो भी क्वेरी होंगी वो सॉल्व कर सकेंगे। ओके, या फिर जो भी आपके लिए बेटर टू बेटर सोल्यूशन होगा वो हम आपको देंगे। ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ओके, हैव अ गुड डे दोस्तों।